वेलकम स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम देखेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण, या जिसे कि हम इंग्लिश में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं। अभिप्राय, व्हाट इज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन? अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया है। इजन स्टेट के अनुसार आधुनिकीकरण में राजनीतिक भूमिकाओं तथा संस्थाओं में उच्च मात्रा का विभेदीकरण तथा एक केंद्रीकृत और एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास होता है। एडवर्ड शील्स समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति को राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। कोलमैन कहते हैं कि नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि, जनसंचार माध्यमों का विस्तार आधुनिकीकरण होता है। वस्तुतः ये बहुपक्षीय प्रक्रिया होती है जिस पर कई तत्वों का प्रभाव होता है। और क्लॉड वेल्च ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। क्लॉड वेल्च believes modernization is a process based on the rational use of the resources of the society and the making of a modern society. पॉलिटिकल साइंटिस्ट एसपी वर्मा इसको एक बहुपक्षीय प्रक्रिया मानते हैं और उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के कई आयाम हैं। और प्रथम मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। और द्वितीय स्तर बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी और साक्षरता और जनसंचार के साधनों से इस ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। तृतीय जनसंख्या स्तर पर इसका मतलब जीवन स्तर में सुधार और लोगों की संचालनशीलता के प्रति प्रगति और नगरीकरण से होता है। चौथा जो सामाजिक स्तर है उस पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुणों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाता है। और आर्थिक स्तर पे इसमें कृषि के बजाय औद्योगिकीकरण के विकास पर बल दिया जाता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण में कई तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और इन सब प्रक्रियाओं के शामिल होने से राजनीतिक व्यवस्था में जो विकास होता है, जो आधुनिकीकरण लाया जाता है, उसे ही हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के नाम से जानते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण में सबसे पहले मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने की प्रवृत्ति होती है और इस तरह से राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ना राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण होता है। सेकेंडली, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धिपरक होनी चाहिए। जनता व सरकार की हर स्तर पर संपर्कता का अर्थ राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेश होता है और ये तभी संभव हो पाता है जब सरकारें सकारात्मक कार्यों के निष्पादन में आगे बढ़ती हैं। थर्ड, आधुनिक राजनीतिक समाजों में केंद्र और परिवार की अंतःक्रिया जब बहुत बढ़ जाती है तो भी राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है। यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से होता है
और परिसर का अर्थ समाज से होता है। तो इन दोनों के बीच का जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतनी राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। चौथा, आधुनिक राजनीतिक समाजों में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक और जातीय सत्ताओं का स्थान एक लौकिकृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता के द्वारा जब ले लिया जाता है तो भी आधुनिकीकरण होता है। सत्ता के परंपरागत स्रोतों के निर्बल होने एवं उनके स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की जब स्थापना होती है तो वह आधुनिकीकरण का प्रमुख इंडिकेशन होती है। नेक्स्ट, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में जब राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण हो जाता है, यानी राजनीतिक संस्थाओं का बहुत ज्यादा अनेक छोटी छोटी प्रमुख संस्थाओं में बंट जाना, उनका विभेदीकरण होना और फिर विशेषीकरण होना राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण होता है। छठा, हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण के लिए जनता का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख विशेषता होती है। और नेक्स्ट है, जब राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही के आधार की भी व्यापकता हो जाती है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है। नौकरशाही ही समस्त राजनीतिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, योजनाओं के लागू होने के लिए जिम्मेदार होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल्स प्रतिमान में हम देखते हैं कि अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रतिमान दिए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल जो है वो एडवर्ड शील्स ने अपने आर्टिकल पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया था और उन्होंने ये 5 मॉडल दिए थे। राजनीतिक लोकतंत्र, जिसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, और इससे अभिप्राय उस व्यवस्था से होता है जिसकी ओर आधुनिकतमशील राज्य उन्मुख होते हैं। इससे उसने प्रतिनिधात्मक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतंत्रताओं के माध्यम से नागरिक शासन के राज्य के रूप में परिभाषित किया था और इस व्यवस्था में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नियत समय पर निर्वाचित होने वाले व्यवस्थापिका होती है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है जिसमें चुनावों में बहुमत प्राप्त करने वाले दल की सरकार बनती है। राजनीतिक सत्ता तुलनात्मक रूप से कम समय के लिए, निश्चित समय के लिए ग्रहण की जाती है और सत्ता के निरंकुश और स्वेच्छाचार पूर्ण दुरुपयोग की किसी भी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। सेकंड मॉडल उन्होंने दिया था अभिभाविकी लोकतंत्र और इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की समस्त संरचनाएं विद्यमान होती हैं लेकिन वास्तविक रूप में वो कार्यशील नहीं होती हैं, केवल संस्थाएं होती है, जैसे व्यवस्थापिका भी होगी, कार्यपालिका भी होगी, लेकिन वे व्यवहार में वो कार्य नहीं करेंगी जो उन्हें दिया जाता है। वह एक समूह या जो ग्रुप होता है जिसका शासन होता है उसकी इच्छा के अनुसार शासन कार्य चलाया जाता है। इस तरह की व्यवस्था इस तरह के अभिभाविकी लोकतंत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र। कई बार लोकतांत्रिक संरचनाओं का विद्यमान रहना अपने आप में राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा बनने लगता है और ऐसी परिस्थितियों में आधुनिकीकरणशील गुटतंत्र सत्ता में आ जाते हैं और ये स्वार्थी लोगों की गुट या समूह नहीं होते। ऐसे राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक बल आर्थिक और सामाजिक आधुनिकीकरण पर दिया जाता है। यदि किसी समाज में सौभाग्य से कोई ऐसा नेता मिल जाता है जिनकी दृढ़ आस्था समाज को आधुनिक बनाने में है, तब तो ये गुटतंत्र उस व्यवस्था के आधुनिकीकरण
को वास्तविक रूप से प्राप्त करने में सफल हो पाता है। जूलियस नेरेरे, केनेथ कोंडा, केन्याता आदि ऐसे नेता हैं जिन्हें अफ्रीका में अपने अपने देशों में आधुनिकीकरण को लाने का सफल प्रयास किया था। नेक्स्ट है सर्वाधिकारी वर्गतंत्र। इसमें एक जो वर्ग गुट होता है उसका सत्ता पर नियंत्रण होता है, और इस तरह के शासन में कुछ प्रमुख जो विशेषता होती है वो इस तरह से होती है कि ये विश्वास होता है कि प्रशासक समूह ही श्रेष्ठ जीवन नागरिकों को दे सकता है, और सभी सामाजिक मामलों में शासन तंत्र की सर्वोच्चता को माना जाता है, और उनका जीवन के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रहता है। सत्तारूढ़ शासकों के अलावा समाज में शक्ति का अन्य कोई भी केंद्र नहीं होता है, और विरोधी दलों का अस्तित्व न के बराबर होता है, और एकाधिकार ही जनरली होता है, और अनुशासित जीवन उस समाज में जिया जाता है। और लास्ट है परंपरागत वर्गतंत्र, ट्रेडिशनल ओलिगार्की, और इसमें जो परंपरागत रूप से जो वर्गतंत्र या मोनार्की राजतंत्र होता है उसका शासन होता है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाने का कार्य करते हैं। इनमें सबसे जो विकसित आधुनिकीकरण का मॉडल है वो राजनीतिक लोकतंत्र होता है। और लास्ट में हम देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण में के अभिकरण या एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, कि कौन जो एजेंट्स है, कौन से साधन है जिनके द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को लाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम बुद्धिजीवी वर्ग देखते हैं जो कि समाज को नया चिंतन देते हैं, उसमें परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। फिर हम राजनीतिक दल देखते हैं जो कि सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है, और ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को व्यापक गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर सरकार होती है जो विभिन्न नीतियां और योजनाओं को लागू करके आधुनिकीकरण की दिशा में प्रमुख अपना योगदान देती हैं। फिर व्यवस्थापिका होती हैं जिसमें जो कि कानून बनाने का कार्य करती हैं, और इनके द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा आधुनिकीकरण को लाया जा सकता है। और लास्टली हम मेंशन करते हैं जागरूक जनता का। यदि जनता जागरूक होती है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से लाना संभव हो पाता है।